फलक, मोहब्बत का अफसाना, भाग 1। सूनी सी सड़क जहां मुश्किल से इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आ रही थी, जैसे उस और कोई आता ही ना हो। कोई आएगा भी क्यों? रेड लाइट का ये एरिया दिन में यूं ही वीरान रहता है, जैसे यहाँ कोई रहता ही ना हो। पर शाम ढलने के साथ जो रौनकें यहाँ बिखरती हैं, उसका पूरे शहर में कोई तोड़ नहीं। आखिर रौनक हो भी क्यों ना, कम वेतन पाने वाले आम आदमी से लेकर नोटों की गड्डी पर सोने वाले बड़े आदमी तक शाम को यहाँ नजर आते हैं। वो भी जो उजाले में इन जगहों को संस्कृति का अपमान कहते हैं और यहाँ की औरतों को गंदी गालियां देने से नहीं चूकते। आखिर यही किस्मत थी यहाँ की औरतों की। वैश्या, इसी नाम से जाना जाता है इन्हें। वो रोज की तरह सुबह नहाकर पूजा पाठ करके बालकनी में बैठी गुनगुने धूप में अपने भीगे केश सुखा रही थी। सूर्य की जब हल्की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी तो चेहरा दमक सा गया था। गजब का नूर था उस चेहरे में। गोरा दूध सा रंग, उस पर गुलाबी रंगत जैसे गुलाब की पंखुड़ियां दूध में धुलाई हो, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और घनी पलकें, गुलाबी उभरे होठ, पतली सुराही सी गर्दन और कांच सा बदन। उम्र यही कोई 25 होगी उसकी, मगर पहली नजर में कोई भी उसे 18 वर्ष की कच्ची कली समझेगा, ऐसा उसका रूप था। चेहरे पर झूल रही लटों में उंगली फंसाकर गोल घुमाते हुए वो गुनगुनाती हुई उस काली सड़क को देख रही थी, जो शाम के वक्त कुछ इस तरह भरी रहती है जैसे मधु के पास मधुमक्खियां। वो अनायास ही हंस पड़ी तो उसकी खिलखिलाहट से मानो मौसम भी अटखेलियां लेने लगा हो। फलक बाजी, आपको माई जी बुला रही है, एक लड़की ने आकर कहा तो फलक उसकी ओर देख हल्के से मुस्कुराई और उठकर कमरे से बाहर निकल हॉल में गई, जहाँ झूले पर बैठी सावित्री देवी झूल रही थी। सावित्री देवी वहाँ की मालकिन थी, जिसे वो लोग माई जी कहते थे। फलक उनके सामने सर झुकाकर खड़ी हो गई। सावित्री ने एक जोड़ी घुंघरू टेबल पर रखते हुए कहा, ए, कल नाचते हुए तेरे घुंघरू टूट गए थे ना, ये नए घुंघरू हैं। आज रात को मेरे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, जिनकी खातिरदारी तू करेगी। उनमें से एक ने रात गुजारने के लिए तुझे बुक किया है, एडवांस पेमेंट हो चुका है, इसीलिए तबियत का बहाना नहीं चलेगा। देख देख, वो मेरे खास मेहमान है, अगर तू उन्हें खुश नहीं कर पाई तो तू जानती है मैं तेरा क्या हाल करूंगी। जाके चंदन मुल्तानी मिट्टी जो लगाना है लगा, अपना रूप सवार। फलक ने बिना कुछ कहे घुंघरू उठाए और अपने कमरे में चली गई। घुंघरू बेड पर रख वो दोबारा बालकनी में बैठ गई। या अल्लाह, तू सब जानता है, इसीलिए तुझसे दुआ मांगना छोड़ दिया, पर तूने तो हमसे नाता ही तोड़ दिया। वो एक आह के साथ बोली और सिसक पड़ी। बदन टूट रहा था उसका, पर उसे रात के लिए खुद को सजग करना था, यही उसकी किस्मत थी। आखिर वो एक वैश्या जो थी, वो बालकनी में बैठी रही। धीरे धीरे दिन डूब गया। सांझ नजदीक आने के साथ ही वहाँ चहल पहल शुरू हो गई। कोठे की एक लड़की जो सावित्री की चमची थी, वो कपड़े रखकर चली गई। फलक ने कपड़े बदले, आईने के सामने बैठकर अपना रूप संवारा। आंखों पर काजल की मोटी धारा, होठों पर गहरा पुता लाल लिपस्टिक, कुछ जेवर पहनकर उसने घुंघरूओं को पैरों में बांधा और घूंघट नाक तक डालकर महफिल में चली गई, जहाँ शरीफ लोग अपनी शराफत का मुखौटा उतारकर उसका नाच ही नहीं बल्कि उसके हुस्न की अदा देखने को बेचैन थे। देख के मेरा खिलता हुस्नो शबाब, बंद बोतल शराब की फोड़ दोगे, जाम आंखों से ऐसे पिलाऊंगी मैं, तुम भी मैं खाने जाना छोड़ दूंगे। घुंघरूओं की झनकार के साथ उसने मुजरा करना शुरू किया तो उसके हुस्न का दीदार करते हुए सब शराब का लुत्फ उठाने लगे। सबकी नजरें उसे गिद्ध की तरह देख रही थी, या शायद उसके कपड़ों के पीछे छिपे हुस्न को ताकने की कोशिश कर रही थी। वो आदमी जिसने आज की रात के लिए फलक को बुक किया था, वो हथेली पर कजरा लपेटे हुए उसे भूखे शेर की तरह देख रहा था। बीच बीच में पड़े अजीब तरह से निचले होठ को कुचलकर गजरे को महकते हुए उसे कशिश और हवस से देखता। जाम पे जाम चले, सुबह शाम चले, डोर महफिल का तेरी अब मेरे नाम चले। मैं हूँ शबनम की घटा, मेरी मदहोश अदा, मेरी अंगड़ाइयों से कोई भी होगा फिदा। घोर अंगों से आंचल महकाऊंगी, ऐसी मस्ती लबों से झलकाऊंगी, तुम शराबों से नाता तोड़ दोगे। देख के मेरा खिलता हुस्न शबाब, बंद बोतल शराब की फोड़ दोगे, जाम आंखों से। अभी फलक नाच ही रही थी कि अपनी हवस में बेकाबू होकर उस आदमी ने उठकर शराब का ग्लास होठों से लगाकर एक सांस में गटक लिया और ग्लास पटक कर फलक का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे में ले गया। उसे जाते देख बाकी सब आदमी हंस पड़े। कमरे में आकर उसने फलक को बेड पर पटका और दरवाजा बंद करते हुए पल भर में कपड़े उतारकर किसी जंगली जानवर सा उस पर छपट गया। फलक बस लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी अपने शरीर पर एक साथ हजारों कीड़ों को रेंगता महसूस कर रही थी। वैसे ये कोई नई बात नहीं थी, अभी बीती रात भी तो उसके कस्टमर ने बुरी तरह से उसे घोषत का टुकड़ा मानकर नोचा था। दर्द से उसकी चीखें जब जब निकलती, उस आदमी के अंदर की मर्दानगी उसे शाबाशी देकर उसका जोश बढ़ा जाती। फलक के आंसू बिना रुके कनपट्टी को भिगोकर तकिए में समाते गए और उसकी सिसकियां उस कमरे की चार दीवारी में उस 6x6 के बेड में सिमट रही। उस आदमी ने कोई कसर नहीं छोड़ी रात भर उसे नोचने काटने में। वो उसे रोक भी तो नहीं सकती थी, वैश्या थी वो, उसका काम ही था इन जैसे वैसी जानवरों की हवस को बुझाना, उनकी भूख शांत करना। सुबह के 7 बजे तो अपना बिखरा आप संभालते हुए फलक ने सूजे होठों से कहा, 7 बज गए साहब, आपका वक्त पूरा हुआ, ये ले। उसने कुछ पैसे जेब से निकालकर फलक को दिए तो वो कपड़े पहनते हुए बोली, पैसे तो पहले ही आप दे चुके हैं ना साहिब, रख ले, जो मजा तूने दिया है उसके आगे ये पैसे भी कम है। मेरा बस चले तो तुझे अपने साथ ले जाऊं, साली बहुत आगे तुझमें, फिर आऊंगा मूड बना दूं। पैसे पकड़ाकर एक आखिरी बार उसे कस के चूम लिया उस आदमी ने। चुंबन इतना तेज था कि फलक के होठ पर खून की कुछ बूंदें आ गई। वो आदमी कमरे से निकल गया। फलक ने दरवाजा अंदर से लगाया और आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। पूरे बदन पर हजारों निशान थे, नाखून और दांत से। अलमारी से कपड़े निकालकर वो बाथरूम में घुस गई। जारी है सुन दास्ताना इस बस्ती की, आबरू बन गई है चीज मस्ती की। फलक गुनगुने पानी से नहाकर बाहर आई। उसका पोर पोर दर्द कर रहा था। दुपट्टा माथे पर रखकर कोने में बैठे उसने नमाज अदा किया, फिर उठकर धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। आंगन में दुर्गा माँ की मूर्ति स्थापित थी, जहाँ उसने पूजा की। इस जगह जाति या धर्म को लेकर भेदभाव नहीं होता था।
माता की पूजा हर किसी के लिए करना अनिवार्य था, चाहे हो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो। वैसे भी ये भेदभाव तो समाज का हिस्सा था, और वहाँ उस रेड लाइट में आने वाले लोग तो समाजवादी का दिखावा छोड़ सिर्फ भूखे भेड़िए होते थे, जिन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके सामने रखे गए गोश्त के टुकड़े का धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है। पूजा कर वो अपने हिस्से का काम करने लगी। एक लड़की मुस्कान ने कहा, फलक तू रहने दे, तू थक गई होगी ना, जा तेरे हिस्से का काम मैं कर लूंगी। नहीं भाजी, अब आदत हो गई है सारी रात अपना वजूद खोकर सवेरे खुद को बटोरने की, इस दर्द की भी आदत पड़ गई है हमें, आप हमारी परवाह ना करें। उसने मुस्कुराकर कहा तो मुस्कान उसे देखती रह गई। ये मुस्कुराहट ही तो फलक की पहचान थी। उस कोठे पर हजारों लड़कियां थी, पर उस जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं। शायद स्वर्ग की अप्सरा सा रूप ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। बहुत मजबूत थी वो, हर हालात में मुस्कुराने की ताकत उसे सबसे जुदा करती थी। वैसे तो उस जगह की हर लड़की की अपनी एक कहानी थी। कोई जवानी में अपनों की ठुकराई थी, तो कोई बचपन में ही इस जगह लाकर पटकी गई थी। कोई अपनी परिस्थिति पर आंसू बहाती थी हर वक्त, तो कोई इस मतलबी दुनिया से मिलकर इस जैसी हो ही गई थी। पर फलक ने अपना किरदार कभी बदला नहीं। बदकिरदार तो बदकिरदार ही सही, उसने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। सारे काम खत्म कर वो अपने कमरे में गई, बिस्तर साफ किया और बालकनी में बैठी। तभी कुछ दुपट्टे के होठ में छुपाकर मुस्कान उसके कमरे में आई। क्या हुआ बाजी, कुछ काम था आपको? ये ले, तेरे कागज खत्म हो गए थे ना, रमन से कल रात ही मंगवाए थे। बहुत भड़क रहा था साला, लेकिन मेरे सामने ज्यादा देर इनकार कर नहीं पाया। मुस्कान ने कोरे कागजों की एक बंडल उसकी ओर बढ़ा दी। रमन सावित्री के लिए काम करने वाला आदमी था, जो लड़कियों की दलाली का, उन्हें कस्टमर तक पहुंचाने का काम करता था। पर अफसोस, उसका दिल मुस्कान पर आकर अटका था। उसी को अपनी खूबसूरती में उलझाकर मुस्कान अपने काम करवाती थी, चाहे छुपकर बाहर से कुछ मंगवाया हो या सावित्री के अत्याचार से बचाना। शुक्रिया बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात बता दूं, ऐसा क्या लिखती है इन कागजों में? कुछ खास नहीं बाजी, बस अपने अल्फाज लिखती हूँ। जो हर लम्हा दबाई जाती है वो आवाज लिखते हैं। तू और तेरी ये शायराना बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। मैं चलती हूँ, और हाँ ध्यान रखा कोई देख ना ले कि तू छुपकर कुछ लिखती है, वरना खामखा चमड़ी उधेड़ी जाएगी। मुस्कान ने बड़ी बहन की तरह उसका गाल थपथपाकर कहा और चली गई। दरवाजा अंदर से बंद करके फलक बालकनी में बैठी सूनी सड़कों को देखते हुए कुछ शब्द उखेड़ने लगी कोरे पन्नों पर, जो हर पल शोर करती धड़कनों के साथ गूंजती है। मैं अपने दिल में दबे वो अल्फाज लिखती हूँ जिसे खामोश करती आई है ये दुनिया। मैं अपने मन की वो आवाज लिखती हूँ जो कभी कह ना सकी, जो सुनकर कोई समझ ना सका, जो मैं सुलझा ना सकी, जो मुझे खुद में उलझा ना सका। मैं अपनी बातों का हर वो अंदाज लिखती हूँ जो पीछे छोड़ चुकी हूँ, हर वो लम्हा आज लिखती हूँ जिसे खामोश करती आई है ये दुनिया। मैं अपने मन की वो आवाज लिखती हूँ, घुट घुट कर जीती मैं, हर दर्द तन्हा सहती मैं। इस सफर की मंजिल सिर्फ मौत है, खुद से यही कहती मैं। छल और धोखे से भरा हर चेहरा, नफरत पर झूठे अपने पन का पहरा। हाँ, मैं मतलब में डूबी इस दुनिया का राज लिखती हूँ, जीने से जिंदा होने के अपने सफर का आगाज लिखती हूँ। हाँ, जिसे खामोश करती आई है ये दुनिया, मैं अपने मन की वो आवाज लिखती हूँ। प्रिया, प्रिया बात सुनो मेरी प्रिया। एक लड़का कॉलेज के गार्डन में एक लड़की के पीछे पीछे भागता उसे मनाने के, उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की उसे इग्नोर कर आगे बढ़ रही थी। उस लड़के ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए साइड ले गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की, यू चीप? प्रिया ने उसे थप्पड़ मार दिया तो ओंकार गुस्से से पागल सा होकर उसकी गर्दन पकड़कर उसे दीवार से लगाए हुए उसकी आंखों में देख लगभग चीखते हुए बोला, चीप? मैं चीप? हाँ चीप हूँ मैं, जो एक हफ्ते से तुम्हारा पीछे पागल कुत्ते जैसा घूम रहा हूँ, और तू मेरा चू या काट रही है। क्या समझती है तू खुद को, कहीं की हूर की परी है क्या? सब कुछ तेरे हिसाब से चलेगा? जब मन चाहा आकर प्यार कर लिया, जब मन चाहा छोड़ दिया। मजाक लगता है तुझे? हाँ। उसने प्रिया को छोड़ दिया और उसका चेहरा हथेली में भरकर रोते हुए कहा, क्यों कर रही हो ऐसा? हजारों कॉल, टेक्स्ट, किसी का कोई जवाब नहीं। जब भी कॉल करूं फोन बिजी रहता है तुम्हारा, मिलने बुलाऊं तो आती नहीं, बात करती नहीं हो। क्या हो गया है तुम्हें? मन भर गया है मुझसे? अब प्यार नहीं करती क्या? हाँ नहीं करती। सुना तुमने? प्रिया उसे धक्का देकर खुद से दूर करके चीखते हुए बोली, नहीं करती प्यार में तुम्हारे जैसे फटीचर से। औकात क्या है तुम्हारी? एक महंगी ड्रेस खरीदने बोल दो तो शक्ल पे 12 बज जाते हैं और बात करते हैं प्यार की। अच्छा तो क्यों आई मेरे साथ रिलेशन में? क्यों किया इतने महीनों का ढोंग? क्यों करी बाई? प्यार नहीं करती, पैसों की भूखती, तो क्यों इतने वक्त तक दिखावा करती आई? क्यों? क्योंकि मुझे लगा तुम्हारे पास पैसा होगा, पर तुम तो कंगाल निकले। यू नो व्हाट, तुम्हारी औकात ही नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड बनने की। आई लव समवन एल्स। बेहतर होगा तुम मेरा पीछा छोड़ दो। आज के बाद मेरे आसपास नजर आए तो जेल भिजवा दूंगी, छेड़छाड़ का इल्जाम लगाकर। प्रिया ने बेशर्मी से कहा तो ओंकार ने उसकी गर्दन दबोचकर उसके होठ पर होठ लगाकर उसे दीवार से लगा लिया। प्रिया उसे धक्का दे रही थी पर वो पीछे नहीं हटा। उसके अंदर का गुस्सा, टूटे रिलेशनशिप का फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ बाहर आ रहा था। उसे किस कर वो अलग हुए। प्रिया गुस्से से उस पर चीखने को हुई तो उसके मुंह पर हथेली रखकर दबाते हुए ओंकार ने कहा, बहुत गुरूर है ना तुझे तेरी खूबसूरती पर। मैंने प्यार तुझसे किया था, तेरी खूबसूरती से नहीं, पर वो मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था, और तुझसे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती। तुझे नहीं आना चाहिए था मेरे पास। मेरे साथ रात गुजारने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था कि मैं अमीर हूं या नहीं। हर लड़का ओंकार शुक्ला जितना शरीफ नहीं होता जो तुझे आसानी से काट के जाने दे। जा भाड़ में जा, मर भी रही हो तो मेरे सामने मत आ जाना। तुझसे नफरत करता हूं मैं, नफरत। प्रिया को छोड़कर ओंकार हथेली के पिछले हिस्से से आंसू पहुंचते हुए वहां से चला गया। जारी है, एक के हिस्से दर्द आया, एक के हिस्से बेवफाई। जाने कैसा खेल रचा किस्मत ने, जाने तकदीर की ये कैसी रुसवाई। भाग 2। ओंकार शुक्ला मध्यम वर्गीय परिवार का 24 वर्षीय लड़का। परिवार फिरोजाबाद में है, जहां उसके पिता का राशन का दुकान है। यहाँ ग्वालियर के कॉलेज में MBA के फाइनल ईयर में है। अभी हाल ही में उसका कैंपस सिलेक्शन हुआ है और फाइनल एग्जाम के बाद उसकी प्लेसमेंट भी हो जाएगी। प्रिया नाम की लड़की से हद से ज्यादा प्यार किया उसने, मगर वो गोल्ड डिगर निकली। फिलहाल ओंकार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो प्रिया की फरमाइशों को पूरा कर सके। हॉस्टल में रहता था वो। पापा से हर महीने मिलने वाली पॉकेट मनी के आधे पैसे तो हॉस्टल का रेंट देने में खर्च हो जाते थे। एक पार्ट टाइम जॉब करता था वो पिज्जा शॉप में डिलीवरी बॉय का।
जिससे बाकी के खर्चे मैनेज हो जाते थे। पढ़ाई में अव्वल, जिसका परिणाम था ये कैंपस सिलेक्शन। उसने प्रिया से वादा किया था एक बार उसे प्लेसमेंट मिल जाए वो प्रिया की हर डिमांड को पूरी करेगा, मगर प्रिया जैसी लालची लड़की को उस वक्त का इंतजार करना गवारा नहीं था। इसीलिए उसने नया अमीर बकरा खोज लिया। ओमकार इस सबसे बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ था। उसका दिल टूटा था और तकलीफ उससे सही नहीं जा रही थी। वो कितनी भी कोशिश कर ले, सब कुछ भुलाकर पढ़ाई में ध्यान लगा ही नहीं पा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल पागल सा हो गया था वो। सारा दिन हॉस्टल के कमरे में बैठा रहता। उसके दोस्तों ने सारे मर्ज की दवा कहकर उसे शराब पिला दी। नशे की हालत में ही सही, इतने दिन बाद पहली बार चैन से सोया वो। यहाँ से उसे शराब की आदत पड़ने लगी, मगर शराब कुछ वक्ती तौर पर दर्द से निजात देता था। होश लौटाते ही वही तकलीफ एक बार फिर सीने में उफान मारती थी। फाइनल ईयर खत्म हुआ और एक अच्छे पैकेज के साथ उसकी प्लेसमेंट हुई आगरा शहर में। यहाँ उसका बचपन का दोस्त रोहित रहता था। ओमकार उसी के पास शिफ्ट हो गया, लेकिन उसी के साथ साथ आई नशे की लत। ओम, क्या हुआ है मेरे भाई, तू कब से इतनी पीने लगा? साले लिवर खराब हो जाएगा तेरा, रोहित ने उसे समझाते हुए कहा। तो ओमकार अलमारी से शराब की बोतल निकालकर, क्या फर्क पड़ता है यार, पीने देना, मजा आता है, कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाता हूँ। ओह, तो काट गई लड़की, रोहित ने पूछा। तो ओमकार बस फीका सा मुस्कुराकर चीयर्स कर बोतल मुंह से लगाए शराब गटकने लगा। चल मेरे साथ। कहा? तू चल तो मेरे भाई, तुझे उस बेवफा को भूलना है ना, मैं तुझे ऐसी जगह लेकर चलता हूँ जहाँ जाकर तू उस लड़की को ही नहीं उसके धोखे को भी भूल जाएगा। ऐसी कोई जगह बनी ही नहीं, तू चल तो सही। रोहित उसे लेकर बाहर आया और बाइक पर बिठाकर निकल गया। कुछ देर बाद बाइक एक जगह पहुंची जहाँ लाल रोशनी चारों ओर बिखरी थी। सड़क पर रेड लाइट एरिया। अबे साले, यहाँ क्यों लेकर आया है तू मुझे? नशे के कारण हल्की हल्की लड़खड़ाती जबान में ओमकार ने पूछा। तो रोहित उसे लेकर अंदर बढ़ते हुए बोला, जन्नत है मेरे भाई, तू सारा दर्द भूल जाएगा, कुछ देर के लिए तू सब कुछ भूल जाएगा, तुझे जरूरत है इसकी। ओमकार ने उसे मना नहीं किया। वो नशे से डगमगाते कदमों के साथ आगे बढ़ गया। उसे बस किसी भी तरह इस दर्द से राहत पाना, फिर चाहे जरिया कुछ भी हो। शायद किसी दूसरी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर वो उस लड़की को भूल जाए। दोनों अंदर गए। रोहित ने जेब से 2000 के 2 नोट जमा किए तो गार्ड ने उन दोनों को अंदर जाने दिया। अंदर बहुत चमक दमक थी। बहुत सारी लड़कियां, कुछ 18-20 की तो कुछ 25-30 की, यहाँ तक कि कुछ 40 के आसपास भी थी। सबने अजीब अजीब से भड़कीले कपड़े पहने थे, साथ में चमकीला मेकअप। वो लोग अजीब से इशारे करते रोहित और ओमकार को बुला रहे थे। कोई हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले जाने की कोशिश कर रहा था। रोहित एक महिला के साथ चला गया। ओमकार लड़खड़ाते हुए सबसे अपना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ रहा था। उसे सबसे अलग पिलर से टिककर सर झुकाए खड़ी एक लड़की दिखी, जिसका पहनावा बाकियों से अलग बहुत सादा सा था, जो औरों की तरह उसे रिझाने की कोशिश करने के बजाय खामोश खड़ी थी। ओमकार लड़खड़ाते हुए इसके पास चला गया। फलक ने सर उठाकर उसे देखा और खामोशी से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। ओमकार उसके पीछे पीछे चला गया। वहीं बाकी लड़कियों ने मुंह सिकोड़ लिया। कमरे में आकर फलक ने दरवाजा लगाया और चुपचाप अपना सूट उतारने लगी। तो ओमकार ने उसे रोक दिया। ये क्या कर रही हो तुम? इसी के लिए तो आप यहाँ आए हैं साहिब, कपड़े उतार रहे हैं। 2 घंटे के 500 और रात भर के 2000। फलक ने बिना किसी लाग लपेट के कहा। वो आदी हो चुकी थी इन चीजों की, अब फर्क नहीं पड़ता था रोज अपना जमीर बेचने में। 3 साल हो चुके थे उसे इस जगह आए। शुरू में लगता था जैसे वो मर ही जाएगी, पर कौन मरता है। यूं ही यहाँ रहने का एक ही उसूल था, या तो जिस्म परोसो या फिर मार मार कर चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, और उस हालत में हवस के भूखे भेड़िए तुम्हारा शिकार करेंगे। उस मौत से बदतर दर्द को सहने से बचने के लिए फलक ने ढाल दिया खुद को परिस्थिति के अनुकूल। आबरू तो हर हालत में लुटनी है, चाहे राजी होकर लुटाओ या मार खाकर। ओमकार ने 2000 का नोट निकालकर फलक की ओर बढ़ाया तो नोट पलंग के पास वाले ड्रॉर में रखकर जब फलक अपने कपड़े उतारने लगी तो ओमकार बोला, मत करो ये, मैंने सुना है एक रात के लिए ही सही वैश्याएं सच्चा प्यार देती हैं। तुम्हारा 1 रात का चार्ज दे चुका है, अब क्या तुम बदले में मुझे थोड़ा सा प्यार दे सकती हो? जब से देखा मैंने तुझे, मांगा है रब से हर पल तुझे, तू ही है मन्नत, तू ही है जन्नत, तू ही है खुशियां मेरी, तू ही आंख का पानी, तुझसे है इश्क रूहानी, तू मेरी जिंदगानी। सच्चा प्यार जिस्म के बाजार में नहीं मिलता साहिब, यहाँ सिर्फ जिस्म की गर्माहट मिल सकती है आपको। प्यार देने के लिए प्यार होना जरूरी होता है, और हर रात एक नए आशिक से प्यार करने की आदत नहीं है हमें। धंधे का टाइम है, टाइम पास मत करिए, जो करने आए हैं वो करिए और जाइए, यहाँ प्यार की उम्मीद पूरी नहीं होती। फलक ने कहा तो ओमकार उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। नशा धीरे धीरे उतर चुका था। उसका हाथ पकड़कर ओमकार ने उसे बैठा दिया बिस्तर पर। फलक चौंक गई जब ओमकार उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। अब तक जितने भी कस्टमर आए थे वो बस अपनी हवस मिटाने को आते थे। उनके लिए यहाँ की वेश्याएं संभोग का सामान थी, जो बस उन्हें तृप्त करने के लिए बनी थी। लेकिन शायद ओमकार की जरूरत कुछ और थी। प्यार का ठुकराया था वो, और उसे जिस्म की नहीं प्यार की भूख थी। जारी है, प्यास जरूरत की नहीं मोहब्बत की है, भूख जिस्म की नहीं रूह की है, और सुकूने तलब लगी दिल में ऐसी कि चाहत तेरी नहीं तेरे रूह की कुर्बत की है। लगता है तुम भी मेरी तरह मोहब्बत में ठुकराई हो, ओमकार ने नशे से भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, पर फलक खामोश रही। सुनो, जी साहिब, मैंने पैसे दिए हैं ना तुम्हें आज रात के मेरे, मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। करना होगा, हमें कोई एतराज नहीं है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। मैं सुकून से सोना चाहता हूँ, कुछ ऐसे कि फिर वो कभी याद ना आए। तुम्हें पता है मैंने उससे बहुत प्यार किया, पर उसने पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया। आज मेरे पास पैसा है लेकिन प्यार नहीं। यही दुनिया का दस्तूर है, प्यार पर पैसा हमेशा भारी पड़ता है। कोई पैसे के लिए छोड़ जाता है तो कोई, आपको सोना है तो आप सो सकते हैं, आपकी फरमाइश पूरी करना हमारा काम है, जो आप चाहेंगे वो हम करेंगे। फलक ने नर्म लहजे में कहा।
वो समझ रही थी ओमकार की जरूरत को। उसके इतने करीब होकर भी ओमकार ने उसे छूने की कोशिश नहीं की। वो बस मोहब्बत के लिए तड़प रहा था। उसकी आंखों में दर्द था। नशे से डूबी उसकी आंखें फलक के सौंदर्य से भरे चेहरे को देख रही थी। गजब का सुकून था उस चेहरे में, जैसे खुदा की पाकीज़ा सी दुआओं इंसानी रूप लेकर जन्मी हो। पर अफसोस, किस्मत ने छल कर दिया। फलक ने गहरी सांस खींची और ओमकार की जरूरत को पूरा करने के लिए खुद को सज्जन किया। आंखों में मोहब्बत का दरिया समेटकर ओमकार को देखते हुए उसने झुककर उसके होठ पर होठ रख दिए। ओमकार की आंखें बंद हो गई और फलक की आंखों में नमी तैर आई। ओमकार उसके चेहरे को हथेली में भरकर उसे चूमता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे आंसुओं के साथ चूमते हुए वो उस बेवफा की यादों को, उससे मिले दर्द को बहाता रहा। अगली सुबह सावित्री के आदमी सूर्या ने दरवाजा खटखटाया तो फलक की नींद खुली। कई महीनों बाद बीती रात वो सोई थी, वरना अक्सर उसकी रातें रोने छींकने में ही गुजर जाया करती थी। उसने उठकर दुपट्टा गले में लपेटते हुए हल्के से दरवाजा खोला तो सूर्या बोला, ए आइटम, टाइम हो गया, बेच कस्टमर को। फलक ने सर हिलाकर दरवाजा दोबारा बंद कर दिया और ओमकार के पास आकर उसे हिलाते हुए बोली, साहिब उठिए, आपके जाने का वक्त हो गया। 2-3 बार आवाज लगाने पर ओमकार उठा। अंगड़ाई लेते हुए उसने अपनी शर्ट पहनी और जेब से 2000 का एक नोट निकालकर फलक की ओर बढ़ाया। ये क्यों दे रहे हैं आप? पैसे आप रात को ही दे चुके हैं साहिब, ये अपने पैसे वापस ले लीजिए। आपने कुछ किया कहा? हम बिना काम किए पैसे नहीं लेते। फलक ने ड्रॉवर से निकालकर वो पैसे ओमकार की ओर बढ़ा दिए जो उसने कल रात को दिए थे। रख लो, जो तुमने मुझे दिया उसके आगे शारीरिक संबंध मायने नहीं रखता। वैसे भी मुझे बस मोहब्बत और सुकून की जरूरत थी। एक रात के लिए ही सही, तुम्हारी गोद में सुकून की नींद आई। जैसे बरसों से जिस सुकून के लिए तड़पा हूँ वो तुम्हारी पनाह में मिली है। शुक्रिया। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? हम जैसों का कोई एक नाम नहीं होता। कोई रानी बोलता है, कोई मैना तो कोई बुलबुल। आपको जो मन आप बोल सकते हैं। फलक, ओमकार ने कहा तो फलक हैरान रह गई। जहाँ धरती और आसमान जुड़ते हैं, दोनों एक होते हैं, वो फलक होता है। तुम भी मेरे लिए आज से फलक, क्योंकि तुमने मुझे सुकून से जोड़ा। कल की रात मैं कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा सुकून पहले कभी नहीं मिला। क्या मैं एक बार तुम्हें किस कर सकता हूँ? ओमकार ने इजाजत मांगी तो फलक ने सर हिला दिया। थोड़ा आगे बढ़कर ओमकार ने उसके होठ कुछ पल चूमे, फिर माथे पर चुम्बन रखकर कमरे से निकल गया। हर लम्हों में मेरे संग चलती है तू ही तू, रहती है बस रूबरू, दिल में और धड़कनों में बहती है तू ही तू। कैसी है ये जुस्तजू, तू ही है मन्नत, तू ही है जन्नत, तू ही है खुशियां मेरी, तू ही आंख का पानी, तुझसे है इश्क रूहानी, तू मेरी जिंदगानी। फलक उसे देखती रह गई। क्या था ये एहसास? पहली बार किसी ने उसे इंसान समझा था, उसके साथ प्यार से पेश आया था, उसे चूमने की इजाजत मांगी। वरना अब तक तो सबने उसे हवस को मिटाने का सामान मानकर बस अपनी भूख शांत की थी। उसने उंगली के पोर से माथे को छूकर टटोला, फिर आगे बढ़कर दरवाजा लगा दिया। उसने बेड पर देखा, वहां ओमकार के गले का चेन गिरा था। फलक उसे लेकर बाहर आई पर ओमकार जा चुका था। फलक वापस आ गई। चेन उसने ड्रॉर में रख दिया, दोबारा ओमकार से मिलकर उसे लौटाने की उम्मीद से। उम्मीद, चैन लौटाने के लिए ही सही, दोबारा ओमकार से मिलने की उम्मीद थी, और ये उम्मीद ही तो मिलने की बेताबी आंखों में भर जाती है। ओमकार सावित्री ताई के कोठे से रोहित के साथ निकलकर घर आया। फ्रेश होकर ऑफिस के लिए निकल गया। सारा दिन ऑफिस में काम करता रहा, मगर जाने क्यों बार बार फलक की मासूम नजरें हर तरफ दिखाई दे रही थी। वो पहली बार तो नहीं था जब उसने किसी लड़की को चूमा था। फिर फलक के साथ वाले उस लम्हे में ऐसा क्या था जो वो भूलना तो दूर, उन लम्हों को एक पल के लिए भी जहन से निकाल ही नहीं पाया। जैसे तैसे सारा दिन बिताया उसने। रात में शराब की बोतल लिए बैठा था, पर नशा चढ़ ही नहीं रहा था उस पर। जब किसी की नजरों के जाम का नशा दिलो दिमाग पर काबिज हो तो कोई और नशा नहीं चढ़ता। रात के 11:30 बज रहे थे। ओमकार ने रोहित को देखा, वो सो चुका था। बाइक की चाबी उठाकर वो निकल गया। उसने रेड लाइट एरिया में बाइक रुकी और अंदर भर गया। आज भी कल जैसा नजारा था। उसे रिझाने की कोशिश करती लड़कियां कभी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचती तो कभी उसके सीने पर उंगलियां चला रही थी। उन सबसे छूटकर ओमकार आगे बढ़ रहा था। उसे उन लोगों के बीच वो चेहरा नजर ही नहीं आया जिसके लिए वो यहाँ इस जगह आया था। क्या है रे चिकने, कौन चाहिए तुझे? शीला, मीना, लैला, रसीला? एक अधेड़ उम्र की औरत उसके चेहरे पर उंगली चलाते हुए बोली। ओमकार पीछे हो गया। उसने फलक के कमरे की ओर देखा जिसमें वो कल रात गया था, और आगे बढ़कर उसने दरवाजा ठकठका दिया। 2-3 बार ठकठकाने पर एक लगभग 40 वर्ष के आदमी ने दरवाजा खोला और गुस्से से बोला, कौन है साला? पूरे पैसे भरे हैं मैंने, किसको चुल मची है इतनी? उस आदमी को फलक के कमरे में देखकर ओमकार अपने आप पीछे हो गया। वो अधेड़ उम्र की औरत उस आदमी से बोली, माफी साहेब माफी, आप मौज करिए, लगता है उस छोकरी का कोई दीवाना है। वैसे लड़की तो एक नंबर है, लेकिन आज तो सिर्फ मेरी है, तू कल आ जाइयो। उस आदमी ने ओमकार की ओर देख अजीब तरह से हंसते हुए कहा और दोबारा दरवाजा बंद कर दिया। क्या रे चिकने, यहाँ इतनी सारी लड़कियां हैं, काहे को उस लड़की के वास्ते खड़ा है? वो तो अब कल सुबह ही मिल पाएगी, बहुत डिमांड में है छोकरी। साली के लिए रोज कस्टमर की लाइन लगी रहती है। उस औरत ने ओमकार को बाकी लड़कियों में से किसी को चुनने को कहा, लेकिन ओमकार वहाँ से बाहर चला आया। बाइक पर बैठकर खाली अंधेरी सड़कों पर बाइक दौड़ा दी उसने। ऐसा क्या था फलक में पता नहीं, लेकिन जो सुकून उसकी पनाह में था उसके लिए ओमकार का दिल तड़पने लगा था, जो बर्दाश्त से बाहर होकर गाल पर आंसू बनकर लुढ़कने लगा। ठंडी हवा उसे सहलाती हुई सुकून पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, पर बेचैनी और बेताबी की आग भरती गई। ये दिल तन्हा क्यों रहे? क्यों हम टुकड़ों में जिए? क्यों रूह मेरी ये सहे? मैं अधूरा जी रहा हूँ, हरदम ये कह रहा हूँ, मुझे तेरी जरूरत है। जारी है। भाग 3। अगली सुबह फलक अपने हिस्से के काम निपटाकर कमरे के बालकनी में बैठी थी। गोद में कोरे पन्ने थे,
हाथ में कलम था, पर आंखें जाने किस और ताक रही थी। आज उसका दिल नहीं लग रहा था, कुछ अधूरापन सा था। वो चाहकर भी अपने भटकते मन को शांत नहीं कर पा रही थी। उठकर उसने पन्ने दराज में रख दिए और कमरे को ठीक करने लगी, जो बीती रात से ही बिखरे हैं। बिस्तर पर खून के कुछ धब्बे थे। उसका मासिक चल रहा था, मगर अफसोस इस दौरान भी भूखे भेड़िए अपनी हवस मिटाने से बाज नहीं आते। उसने इनकार किया था क्योंकि मासिक के कारण उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, पर उस इनकार के जवाब में मिली चाबुक से मार के निशान उनकी पीठ पर अब तक मौजूद है, जो रह रहकर ठिस रहे थे। जैसे तैसे उसने कमरा ठीक किया, फिर बिस्तर पर जो एक बार गिरी, फिर उसे खुद का कोई होश न रहा। जब आंखें खुली तो शाम हो चुकी थी। बदन पर कुछ रेंगता महसूस हुआ तो उसने दोबारा आंखें मूंद ली। किनारों से आंसू कनपट्टी पर लुढ़क रहे थे और उसका कस्टमर अपनी मर्जी के मुताबिक उसके साथ खेल रहा था। कभी कभी खुद से घिन महसूस होने लगती थी, जाने किस नर्क में फंसी थी वो, जहां से निकल पाना भी मुमकिन नहीं। ये एक ऐसी दलदल थी जिसमें एक बार कोई गलती से फंस गया तो फिर जिंदगी भर उसमें गहरा धंसता चला जाता है। अचानक उसकी तेज चीख निकल गई। उसके कस्टमर ने गर्दन पर दांत गड़ा दिए थे। फलक ने दोनों हाथों से चादर मुट्ठी में भींच लिया और दर्द से झटपटा उठी। वो आदमी उसकी चीख सुन के वैसे ही दरिंदे साहस पड़ा, मानो वो चीख उसकी मर्दानगी को शाबाशी दे रही थी। अपना काम कर वो आदमी पैसे फलक को पकड़ाकर चला गया। जाने क्यों उन पैसों को देखकर उसे हंसी आ गई। क्या बस यही थी उसकी जिंदगी? रात में आज फिर से ओमकार वहां आया था। सारा दिन फलक ही उसके दिलो दिमाग पर छाई रही। आज बीती रात के मुकाबले जल्दी आया था वो, लेकिन जब वो आया तो फलक के कमरे का दरवाजा बंद था। वो निराश सा हो गया। उसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी पता नहीं, पर ये तकलीफ बहुत ज्यादा थी। जब वो आदमी फलक के कमरे से बाहर गया तो ओमकार ने दरवाजा खटखटाया। फलक ने उसे देखा तो तुरंत आंसू पहुंचकर दुपट्टा ले लिया। कमाल की बात थी कि कस्टमर के सामने कपड़े उतारने वाली वो वैश्या ओमकार के सामने तहजीब से माथे पर दुपट्टा उड़ रही थी। अंदर आ सकता हूं मैं? उसने इजाजत मांगी तो फलक ने सिर हिला दिया। ओमकार ने अंदर आकर दरवाजा लगाया और बस खामोशी से उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। सुकून जिसके लिए वो 2 दिन से तड़प रहा था, वो उस एक पल में सारी बेचैनी को बहा ले गई। बेताबिया शांत हो गई थी। सिर्फ उस एक लम्हे में फलक ने सर पीछे दीवार पर टिका दिया था। वो खामोश रही, जैसे वो जानती हो कि ओमकार को किसी जिस्म की नहीं सुकून की जरूरत थी। उसके बालों में उंगलियां चलाती वो शून्य में ताक रही थी। फलक जी, उसने ओमकार की ओर देखा। पानी मिलेगा? 1 मिनट। फलक ने पास की टेबल पर देखा, मगर जग खाली था। वो जग लेकर दरवाजे के पास गई। दरवाजा खोल उसने एक लड़की को आवाज लगाई, जरा पानी ला दीजिए। वो लड़की चली गई। कुछ देर बाद दूसरी लड़की पानी का जग लेकर आई और बोली, फलक बाजी, वो खुशीदी के कस्टमर आ गए थे, इसीलिए मैं पानी ले आई। शुक्रिया, आप जाकर सो जाइए। और हाँ, कमरे का दरवाजा बंद करके सोइएगा बच्चा। यहाँ अक्सर नशे में धुत जानवर इंसानियत भूलने में वक्त नहीं लगाते। फलक ने उस लड़की को कहा जो मुश्किल से 13 साल की थी। ओमकार हैरान था देखकर कि इतनी छोटी बच्ची यहाँ ऐसी जगह पर थी। जी बाजी। वो लड़की चली गई। फलक पानी का जग लेकर दरवाजा बंद कराई। ग्लास में पानी लेकर उसने ओमकार को दे दिया। पानी पीकर ओमकार ने उसकी कलाई थामकर उसे बिठा दिया और उसकी गोद में सर रखकर दोबारा लेट गया। फलक का हाथ थामकर अपने माथे पर उसने रखा तो फलक उसके बालों में उंगली चलाने लगी। तुम्हारा नाम फलक है, ये तुमने बताया क्यों नहीं? वो बच्ची तुम्हें इसी नाम से बुला रही थी ना? यहाँ हर कोई हमें अपनी मर्जी मुताबिक नाम देता रहता है, तो कस्टमर को असली नाम बताने की आदत नहीं है। तुम यहाँ पे क्यों हो फलक? ये अच्छी जगह नहीं है। फिर तो आपको भी यहाँ नहीं होना चाहिए था साहिब। तंग आ चुका था मैं उस दर्द से। मुझे राहत चाहिए थी, सुकून चाहिए था, फिर चाहे जरिया कुछ भी हो। तुम बहुत अच्छी हो फलक। तुम्हारे पास जो सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं है। कल सारा दिन मैं बेचैन रहा, रात को यहाँ आया पर तुम नहीं मिली। पता नहीं क्यों मुझे बहुत तकलीफ हुई फलक। आज भी जब आया तो तुम्हारे साथ कोई था। मैं बहुत बेचैन हो गया था तुम्हारे पास आने के लिए, पर पता है क्या, 2 दिन मैं सुकून के लिए जितना तड़पा हूँ वो सारी तड़प इस सुकून के आगे फीकी पड़ गई। क्या तुम कोई जादूगरनी हो जो एक पल में मेरी सारी बेचैनी खत्म कर देती हो? ओमकार उसके नूर भरे चेहरे को देख रहा था। फलक ने एक बार उसे देखा और बोली, आपको सो जाना चाहिए साहिब। मैं आज सोना नहीं चाहता। आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। फलक ने नजर फेर कर कहा। उसे लगा शायद ओमकार उसके साथ फिजिकल होना चाहता था। वैसे भी यहाँ सारे मर्द उसी के लिए आते थे। दुनिया का घिनौना रूप देखने के बाद हर किसी के लिए ऐसे ही ख्याल आते हैं। किसी पर विश्वास पनपता ही नहीं। मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम सोच रही हो। मैं वो सब नहीं करना चाहता। तुम बहुत थक गई होगी ना, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। देख सकता हूँ ना? सिर्फ हमें देखने के लिए आपने पैसा लगाया? अजीब बात है ना, मुझे भी अजीब लगा, पर पता नहीं क्यों दिल कह रहा है कि तुम्हें देखने के लिए पैसा तो क्या, मैं खुद को भी दाव पर लगा सकता हूँ। तुम सो जाओ, मैं बस तुम्हें देखूंगा। अच्छा सुनो ना, सोने से पहले एक यहाँ पर। उसने अपने माथे पर उंगली रख दी। फलक ने खामोशी से झुक के उसके माथे पर होठ रखे तो ओमकार की आंखें स्वतः बंद हो गई। 2 पल उसी तरह रुककर फलक सीधा हो गई। ओमकार ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ लगाकर उसे झुकाकर उसका माथा चूम लिया तो एक हल्की सी आह फलक के मुंह से निकली, क्योंकि ओमकार ने अनजाने में गर्दन पर उस जगह हाथ रखा था जहां अभी पहले वाले कस्टमर ने काटा था। उसकी आह सुनकर ओमकार ने अपना हाथ हटाकर देखा। उसकी गोरी गर्दन पर दांत के निशान थे। शायद हल्का खून भी निकला था, जिसे फलक ने साफ तो कर दिया था, मगर जख्म पर दवा लगाने के बजाय उसे यूं ही खुला छोड़ दिया। उसका जख्म देख ओमकार को तकलीफ का एहसास हुआ, जैसे ये जख्म उसके जिस्म पर लगा हो। फलक की आंखों में पानी देख उसकी आंखें भी भीग गई और हल्के से दुपट्टा हटाकर उसने उस जगह पर होठ रख दिए। रब से तुझको ही मांगा मैंने दुआओं में, संग चले हम राहों में। चेहरे की रौनक है तू, मेरी परछाई है। जिंदगी अब रंग लाई है, तू ही है मन्नत, तू ही है जन्नत, तू ही है खुशियां मेरी, तू ही आंख का पानी, तुझसे है इश्क रूहानी, तू मेरी जिंदगानी जारी है। उसकी आह सुनकर ओमकार ने अपना हाथ हटाकर देखा। उसके कोरे गर्दन पर दांत के निशान थे। शायद हल्का खून भी निकला था, जिसे फलक ने साफ तो कर दिया था, मगर जख्म पर दवा लगाने के बजाय उसे यूं ही खुला छोड़ दिया। उसका जख्म देख ओमकार को तकलीफ का एहसास हुआ, जैसे ये जख्म उसके जिस्म पर लगा हो।
फलक की आंखों में पानी देख उसकी आंखें भी भीग गई और हल्के से दुपट्टा हटाकर उसने उस जगह पर होठ रख दिए। फलक ने मुट्ठी में अपनी कुर्ती को भींच लिया। ओंकार बेचैन सा उसके जख्म को सहलाते हुए बोल रहा था, कौन करता है ऐसे जानवरों की तरह? कितना गहरा जख्म है, बहुत दर्द हो रहा होगा ना तुम्हें? ना नहीं, दर्द नहीं हो रहा। फलक ने सर ना में हिला दिया, जबकि उसकी आंखों में आंसू थे। ओंकार ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, पागल हो तुम। फलक ने सिर हिलाया तो ओंकार हल्के से हंसा। पागल कहते हुए प्यार से उसने फलक का जख्म सहलाया तो फलक की रुलाई फूट गई। शायद पहली बार कोई इतने प्यार से पेश आया था उसके साथ, तो दिल भर आया। उसे रोता देख ओंकार परेशान सा उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। फलक क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तुम्हें बुरा लगा मैंने तुम्हें छुआ? मैं नहीं छूंगा, मत रो। फलक क्या हुआ, बोलो ना। कुछ नहीं। फलक ने मुंह फेरकर आंसू पोंछ लिए। कुछ याद आते ही उसने ड्रॉर से ओंकार की चेन निकालकर उसकी ओर बढ़ा दी। ओह, तो ये यहाँ तुम्हारे पास छूट गई थी, तुम रख लो इसे। नहीं, ये आपकी है, हम कैसे? अरे बाबा, मेरे पास बहाना होगा ना तुम्हारे पास आने का, क्योंकि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा रहेगा। नहीं, ये आपकी है, इसे आप रखिए। तो तुम ही पहना दो, ओंकार ने कहा तो फलक थोड़ा खिसक कर आगे हुई। उसने गले में चेन डाल उसने पहना दिया और पीछे हट गई। अब तुम सो जाओ, मैं बस तुम्हें देखने वाला हूँ। पता है तुम उस चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो, सूरत से भी और सीरत से भी। तुम्हारी जगह कोई और होता तो चेन लौटाना तो दूर, इसके जिक्र तक से मुकर जाता है। पर तुम बहुत साफ दिल हो, कुछ खास है तुम में। ओंकार उसकी गोद में सर रखे उसे देख बोल रहा था। दिल की बात जुबान पर रखने की आदत थी उसकी, इसीलिए जो भी महसूस करता वो उसकी जुबान पर उतर आता। फलक दीवार से टिक कर बैठी, उसके बालों में हाथ घुमा रही थी। धीरे धीरे थकान, दर्द और तबीयत के कारण उसकी पलकें झुक गई। वो गहरी नींद में चली गई। ओंकार वाकई पूरी रात जागकर बस उसे देख रहा था। जाने क्या था उसके नुरानी मुखड़े में जो उसे तकते रहने में सुकून मिल रहा था। ओंकार की आंखों को इस सुकून के आगे दुनिया भर के खूबसूरत नजारे फीके पड़ जाएं। जब से है देखा मैंने तुझे, मांगा है रब से हर पल तुझे। तू ही है मन्नत, तू ही है जन्नत, तू ही है खुशियां मेरी, तू ही आंख का पानी, तुझसे है इश्क रूहानी, तू मेरी जिंदगानी। कुछ तो है फलक, तुम्हें यूं ताकते रहना मुझे कभी थका नहीं सकता। क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो? नहीं, खूबसूरती तो आज तक बहुत देखी, लेकिन तुम सादगी में लिपटी सुकून की मूरत लगती हो। सुबह 4 बजे के करीब ओंकार की आंखों में भी नींद भर गई। 7 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई तो फलक की नींद खुली। ओंकार उसकी गोद में सर रख के सोया था। बहुत प्यारा दिख रहा था, कदकाठी में मध्यम था, साधारण सा सुबह के 10 से शाम के 7 की नौकरी करने वाला पुरुष था। तो जिम से कभी नाता नहीं जोड़ा उसने। रंग हल्का सावला मगर आकर्षक था। हल्की हल्की दाढ़ी मूंछें उसका आकर्षण बढ़ा रही थी। बाल बिखर कर माथे पर झूल रहे थे। फलक कुछ पल देखती रह गई। अब तक इन 3 सालों में यहाँ हर रोज अलग अलग तरह से मर्द आए। सब अपनी भूख मिटाने आते थे, लेकिन ओंकार उन जैसा नहीं था। हाँ, भूख उसे भी थी, पर जिस्म की नहीं, सिर्फ मोहब्बत की। जब दोबारा सावित्री के आदमी सूर्या ने दरवाजा खटखटाया तो फलक ने ओंकार को जगाया। सोने दो ना फलक, अब आपको जाना होगा साहेब। अच्छा, मैं रात को आऊंगा, तुम इंतजार करोगी मेरा? ओंकार ने उन्नीदी आंखों से उसे देखते हुए पूछा तो फलक ने जाने के बेखुदी में सर हाँ में हिला दिया। ओंकार उसकी एक हाथ से मुस्कुराने लगा। उसने फलक को पास आने का इशारा किया। वो पास खिसकी तो ओंकार ने उसके होठ पर एक उंगली रख के उसे अपने होठ पर रखा, फिर चेहरा ऊपर उठाकर उसके माथे पर होठ रख दिया। ओंकार जा चुका था, पर फलक उसी तरह मूरत सी बैठी रही। अब तक कईयों ने उसे छुआ था, आखिर यही तो उसका काम था, पर कभी किसी की छुअन उसे उससे ही चुरा कर तो नहीं ले गई। फिर आज उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ जैसे उसकी रूह तो जिस्म ने निकलकर उस रूह के चोर के साथ चली गई। उसने उठकर खुद को आईने में देखा। गर्दन पर जख्म था, मगर दर्द शायद ओंकार ले गया था। ये हो क्या रहा था फलक को, जिससे जुम्मा जुम्मा 2 रोज मिली है उसका होना, उसकी मौजूदगी, उसका जाना, सब कुछ यूं असर कैसे कर सकता है? फलक ने गर्दन के जख्म को छुआ तो रूह के चोर का लम्स महसूस होने लगा। कब मुस्कान खिली होठों पर इसका तो पता नहीं, पर फलक का चेहरा खिल उठा। ओंकार घर गया तो रोहित ने सवाल किया कि रात भर वो गायब कहाँ था, पर बिना कुछ बोले कमरे में जाकर तकिए को पकड़कर ओंकार सो गया। नींद में उसे महसूस हो रहा था जैसे उसका सर फलक की गोद में है और फलक उसका माथा सहला रही है। वो मुस्कुरा रहा था। ये देख रोहित हैरान हो गया। 9 बज गए तो उसने ओंकार को जबरदस्ती उठाया। ऑफिस के लिए तैयार होकर ओंकार निकल गया, पर उसका दिल ही नहीं लग रहा था। तभी तो अपने माथे को छूकर फलक के होठों की छुअन को महसूस करता तो कभी उसकी मोहिनी सी सूरत आंखों के आगे नजर आने लगती, कभी पलके झपकाती, कभी मुस्कुराती फलक उसे हर जगह नजर आ रही थी। ऑफिस के एम्प्लॉयज में, स्टाफ में, यहाँ तक कि पियोन और गार्ड में भी फलक ही नजर आ रही थी। जाने क्या हो गया था जो 2 ही मुलाकात में उस चेहरे ने ओंकार का ये हाल कर दिया था। गुलाबी कली थी वो। हाँ, उनके निखरे सौंदर्य का कोई जवाब नहीं। शायद उस जैसी खूबसूरत कोई पूरे शहर में नहीं थी, पर ये जो कुछ भी था महज खूबसूरती से तो नहीं था। अगर ऐसा होता तो ओंकार के दिल में उस खूबसूरती को जीने की, उसे सीने से लगाकर उसके जिस्म पर मोहब्बत लुटाने की ललक जगती, मगर उसकी तलब तो फलक के साथ वक्त गुजारने की थी, जन्नत का सुकून समेटे उसके दामन में पनाह पाने की, उसके गोद में सर रखने की और उसे हर वक्त ताकते रहने की तलब थी। उसे जिस्म में दिलचस्पी नहीं थी, उसे फलक की रूह को छूने की तलब थी। क्या था ये? क्यों हो रहा था ये एहसास? फलक कोई साधारण लड़की नहीं थी, रेड लाइट एरिया की मशहूर तवायफ थी, एक वेश्या थी, मगर फिर भी ओंकार को उसके पनाह में एक पल भी एहसास नहीं हुआ कि वो मलिन है। ये सारे एहसास ओंकार को पागल कर रहे थे। उसे बस सांझ होने का इंतजार था, फलक के पास जाने का इंतजार था, मगर ये कुछ घंटों का इंतजार भी उसे बेहद बेचैन कर रहा था। हर लम्हों में मेरे संग चलती है तू ही तू, रहती है बस रूबरू, दिल में और धड़कनों में बहती है तू ही तू। कैसी है ये जुस्तजू, तू ही है मन्नत, तू ही है जन्नत, तू ही है खुशियां मेरी, तू ही आंख का पानी, तुझसे है इश्क रूहानी, तू मेरी जिंदगानी। जारी है पाने की बेकरारी और खोने का दहशत, इन्हीं बेचैनियों का नाम है मोहब्बत। भाग 4।
आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर ओंकार रेड लाइट एरिया चला गया। वो नहीं चाहता था कि उसके पहुंचने से पहले कोई फलक को चुन ले। उसे जाने क्यों तकलीफ हुई थी इस ख्याल से कि कहीं कोई फलक के साथ ना हो। वो जब आया तो कोठे में महफिल जमनी शुरू भी नहीं हुई थी। इक्का दुक्का कस्टमर आए थे। बाकी सारी लड़कियां यूं ही कोठे में सज धज कर यहाँ वहां घूम रही थी। ओंकार को देखते ही सब उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगी, मगर उनमें